हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी का चैप्टर नंबर 10। आर्यन, ये आदमी और ये लड़की, जो कोई भी है, 1 घंटे में पुरानी हवेली में होनी चाहिए और मुझे ये दोनों बर्बाद चाहिए। आर्यन का ऑर्डर सुनकर जॉन ने तुरंत अपना सिर हाँ में हिलाया और कॉविन से बाहर चला गया। आर्यन गुस्से से अपने दांत पीसते हुए, जो मेरे और मेरी कृतिका के बीच आने की कोशिश करेगा, उसका वो हाल करूँगी जो अपने सपने में भी ऐसा दोबारा करने की नहीं सोचेगा। बहुत शौक है ना कृतिका को हर्ट करने का। अब आर्यन गोइंका तुम्हें बताएगा कि हर्ट करना किसे कहते हैं। कहते हुए गुस्से में उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां भींच ली। पहले कृतिका उसके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तो सिर्फ उसे राहुल से दूर करने के लिए उसके करीब रहता था। लेकिन धीरे धीरे कृतिका उसकी मोहब्बत, उसका जुनून और सब कुछ बन चुकी थी। अब अगर कृतिका को कोई आंख उठाकर भी देखता तो आर्यन का मन करता है उस इंसान की आंखें निकाल दे। और जब उसने राहुल को कृतिका के करीब देखा, शुक्र कीजिए राहुल बच गया। बस आर्यन ने पीटा ही, वरना उसकी कृतिका को टच करने वाले का आर्यन क्या हाल करता है, आपको आगे पता चल ही जाएगा। वहीं खुराना विला में बानी बेचारी उस बंद कमरे में बेड पर बैठी बंद कमरे को देख रही थी। उस कमरे में रोशनी के लिए केवल एकमात्र हल्का सा बल्ब जल रहा था। कमरे की खिड़कियां भी लॉक थी और उसके हाथ और पैरों में जंजीरें बंधी हुई थी। उसे तो यह भी नहीं पता था कि इस वक्त सुबह है या फिर रात, ना ही उसे टाइम पता था इस वक्त कितना टाइम हो रहा है। वो बैठी उस अपनी किस्मत पर रो रही थी। आखिर उसे किस जन्म का सजा मिल रही थी जो उसका पति ऐसा मिला था, जिसने उसने अपनी पत्नी को ही कैदी की तरह कमरे में बंद कैद कैद कर दिया था। पहले वह कॉलेज तब भी जा सकती थी, लेकिन अब तो उसके लिए कमरे से निकलना भी बहुत मुश्किल था। 15-20 दिन बीत गए थे उस कमरे में कैद रहते। अमन का उसे टॉर्चर करना बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ। वह बैठी रही, सब सोच ही रही थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुला। आवाज सुनकर बानी का शरीर एक बार फिर से कांप गया। उसने धीरे से अपनी नजरें उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो अपने हाथों में खाना लिए मेड खड़ी थी। यह देखकर उसने राहत की सांस ली। मेड की उम्र 50 से 60 साल के करीब थी। उन्हें बानी के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन वह चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकती थी। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनकी फैमिली को मार दिया जाएगा, इसीलिए वह कुछ नहीं बोलती और खाने की प्लेट लेकर खाने की टेबल पर रख दी। तभी उसकी नज़र बानी की बॉडी पर गई, जिसमें जख्म बने हुए थे और एक हाथ भी जला हुआ था। कल बानी ने जब अमन के सो जाने के बाद भागने की कोशिश की थी तो अमन को पता चल गया था और उसने गुस्से से उसका हाथ जला दिया था। और उसके दर्द को देखकर जिसका नाम रानी था, उसकी आंखों में आंसू आ गए जब वो इसे देख भी नहीं पा रही थी। वहीं बानी जो रोज वो दर्द झेल रही थी, सोचो उस बेचारी पर क्या बीती होगी। रानी से उसका यह दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बानी के पास आकर उससे बोली, रानी मैडम आप यहाँ से भाग जाइए, वरना वो हैवान वापस आ जाएगा और आपको फिर से मारेगा। रानी की बात सुनकर बानी ने उन्हें देखा और अपनी नजरें झुका ली। बानी आप जाइए, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपको या आपके परिवार को कोई नुकसान पहुंचाए। बानी उन्हें अपनी फिक्र करता देख कर कड़वी हंसी हंसते बोली, जब आज तक मेरे परिवार, मेरे पति को मुझ पर दया नहीं आई तो आप क्यों दिखा रही हैं। चली जाइए यहाँ से। बानी का दर्द देखकर रानी की आंखों से और भी ज्यादा आंसू बहने लगे। उन्होंने बानी को अपने पेट से लगा लिया। रानी आज अगर तुम्हारी जगह मेरी बेटी होती तो क्या मैं उसे इसी हाल में छोड़ देती। तुम भी मेरी तो बेटी के समान हो, इसीलिए बोल रही हूँ इस नर्क से भाग जाओ। रानी के गले लगकर बानी और भी ज्यादा फूट फूट कर रोने लगी। आज तक कभी भी उसकी माँ ने उसे ऐसे गले नहीं लगाया था। गले लगाना तो दूर, कभी उससे ठीक से बात भी नहीं की थी। अगले ही पल बानी ने खुद को संभाल लिया और रानी से दूर होकर दर्द भरी आवाज में बोली, आपको क्या लगता है मेरे लिए यहाँ से भागना इतना आसान होगा। बोलकर उसने अपने दोनों हाथों को दिखा दिया जिसमें बेड़ियां लगी हुई थी। उन जंजीरों को देखकर रानी को और भी ज्यादा बुरा लगने लगा। वानी अपने दर्द को छुपाते हुए बोली, आंटी आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। बोलकर उसने अपने मुंह को फेर लिया। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से रानी को या उसके परिवार को कोई भी तकलीफ हो, क्योंकि अमन जैसे इंसान का कोई भरोसा नहीं था, वह कब क्या कर दे। रीना ने अपने आंसू पोंछते हुए बानी से बोली, आज तक मैं तुम्हें इस कैद से हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगी, बस रात को मेरा इंतजार करो। बोलकर बानी के बालों में अपना हाथ फेरकर रूम के बाहर
दरवाजे को लॉक करके चली गई। वहीं वाणी ने कुछ नहीं कहा। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो इस कैद से कभी निकल भी पाएगी। उसने गहरी सांस ली और एकटक सीलिंग को देखने लगी। वहीं पुरानी हवेली में आर्यन सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था और उसके सामने जमीन पर एक लड़की जिसने ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। यह कोई और नहीं नताशा थी और यह वही लड़का जिसने कृतिका के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। दोनों ही जमीन पर गिरे पड़े हुए थे और अपने सामने बैठे हुए उस लड़की को देख रहे थे जिसकी आंखें गुस्से से चल रही थी। नताशा ने हिम्मत करके उठने की कोशिश की तो धीरे से आर्यन ने नताशा से कहा, क्या हुआ, आप हमें। तभी नताशा आर्यन ने उसे गुस्से से घूरा और एक एक वर्ड पर दर्द गुस्से से चबाते हुए नताशा से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को ड्रग्स देने की। आर्यन की बात सुनकर नताशा शॉक्ड रह गई। उसने तो उस कृतिका को ड्रग्स दिया था, इसका मतलब कृतिका आर्यन गोइंका की वाइफ है। यह सोचकर ही नताशा डर से कांपने लगी। उसके माथे पर पसीना आने लगा। वह अकलाते हुए बोली, नताशा आई एम सॉरी, मैंने वह गलती से, क्योंकि उसने मुझसे मेरा राहुल को छीना था, इसीलिए मैंने उससे बदला लेने के लिए ये सब किया। तभी उसके दिमाग में एक प्लान आया, आर्यन को कृतिका के खिलाफ भड़काने का। आर्यन नताशा झूठ मूठ रोते हुए बोली, वो कृतिका एक नंबर की चालबाज लड़की है। उसने पहले मुझसे राहुल को छीन लिया और अब वह आपको भी धोखा दे रही है। उसका राहुल के साथ पहले से ही अफेयर। बोलने ही वाली थी तभी चटाक की आवाज़ पूरी हवेली में गूंज उठी। उसका थप्पड़ इतना जोरदार था कि नताशा लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गई। उसके मुंह से भी खून आने लगा। वहीं उस हवेली जितने लोग खड़े थे आर्यन के खड़े थे। यहाँ तक कि जॉन भी आर्यन का ही रूप देखकर चौंक गया। आज आर्यन ने पहली बार किसी लड़की पर हाथ उठाया था। वहीं नताशा के साथ जो आदमी मिला हुआ था वो डर से कांपने लगा। आर्यन गुस्से में दोबारा अपनी गंदी जुबान से मेरी वाइफ का नाम भी मत लेना, वरना तुम्हारी जुबान को तुम्हारे मुंह से अलग करने में मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा, बोलकर उसने जॉन को देखा। आर्यन अपनी लाल आंखों से उन दोनों को घूरते हुए, इस आदमी के दोनों हाथ काट दो और इस लड़की की फैमिली को पूरी तरीके से बर्बाद कर दो, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बेटी ने क्या करने की कोशिश की, बोलकर गुस्से से वहां से चला गया। कुछ ही देर में पूरी हवेली में उस आदमी की चीखें गूंजने लगी थी। उसे चीखता देखकर वहां जितने भी लोग आर्यन के कैदी थे डर से कांपने लगे। वहीं नताशा और मिशिका की डर से हालत तो खराब हो गई थी। कुछ घंटों बाद कृतिका सुलेखा जी की मदद करके अपने घर में आई और बेड पर जैसे ही लेटी उसे आर्यन की कही हुई बात आ गई। आज मेरा मन नहीं, वैसे तुम्हें क्या हुआ, इतने लाल गाल क्यों हो रहे हैं। पर छेड़ते हुए, क्या बात है, मेरे प्यार का रंग अभी से तुम पर चढ़ने लगा। याद आते ही उसकी धड़कनें तेज हो गई और गाल शर्म से गुलाबी। वह ये सब सोच ही रही थी तभी उसे नाइट स्टैंड पर रखा हुआ उसका फोन दिखा। कृतिका ने जल्दी से फ़ोन उठाया तो कॉल आर्यन का था। कृतिका ने धीरे से कॉल पिक की। कृतिका, हेलो। उसकी प्यारी आवाज़ सुनकर आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपने दिल को काबू में करते हुए कृतिका से कहा, याद है ना आज मैंने सुबह क्या कहा था। ये सुनकर तो कृतिका की सांसें अटक गई। उसने अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में आर्यन से पूछा, क्या। आर्यन मुस्कुराते हुए कृतिका की फ़ोटो देखता है जो उसकी टेबल पर रखी थी। इस फोटो में कृतिका ने येलो कलर का क्रॉप टॉप और ब्लैक कलर की जीन्स पहनी हुई थी। आर्यन उस फोटो को देखते हुए कृतिका से बोलता है, आर्यन तैयार रहना, मैं तुम्हें कुछ ही देर में पिकअप करने आ रहा हूँ। आज हम अपने फार्म हाउस पर चलेंगे, ओके। कृतिका ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों। रात को पता चलेगा जाएगा, चलने के लिए तैयार रहना। मैंने मॉम और डैड को ऑलरेडी बता दिया है, शाम को मैं तुम्हें पिकअप करने आऊँगा, ओके। कृतिका अपनी हिम्मत करके दोबारा फिर से आर्यन से पूछती है, लेकिन अचानक क्यों, मेरा मतलब। जिस पर आर्यन बोलता है, बस इतना समझ लो कि तुम्हें रेडी रहना है, बाकी बातें रात को समझ जाओगी, ओके। और साड़ी पहनकर तैयार होना, क्योंकि साड़ी में तुम बहुत खूबसूरत लगती हो, बोलकर उसने फ़ोन कट कर दिया। कृतिका के कांपते हाथों में फ़ोन को रखा और खुद में बड़बड़ाई, कृतिका अब कैसे बचूंगी, आज तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। अपने माथे पर हाथ रखते हुए कुछ सोच कर कृति कुछ सोच। उसकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा था जैसे आज ये नहीं सोचा था उसके आने से पहले ही सो जाऊंगी, लेकिन आर्यन ने तो मेरा प्लान ही फेल कर दिया था। अब क्या करूं, कुछ तो सोचना पड़ेगा, लेकिन क्या। तभी उसे कुछ आइडिया आता है और वह अपनी तारीफ करते हुए अपने कंधों को थपथपाते हुए बोलती है, कृतिका हंसते हुए, वाह कृतिका, क्या दिमाग पाया तूने।
जब तू वकील बन जाएगी तो चुटकियों में केस हैंडल कर दिया करेगी। वाह वाह, अब आर्यन को कॉल करके बोल देती हूँ। सोच कर ही वो बहुत खुश हो गई थी और उसने जल्दी से अपना फ़ोन उठाकर आर्यन को कॉल किया। आर्यन, मुझसे ज़्यादा तो तुम एक्साइटेड लग रही हो। वेट नहीं हो रहा है? कोई बात नहीं, अभी आ रहा हूँ, बस 2 मिनट वेट करो। कृतिका आर्यन को रोकती हुई जल्दी से, लेकिन खांसने की एक्टिंग करते हुए। कृतिका, नहीं, मैं तो बोल रही थी आज ना मुझे बहुत फीवर लग रहा है, वो मीटिंग भी हो रही है और चक्कर भी आ रहे हैं, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा। आई एम सॉरी। और मनी मन कृतिका बहुत खुश हो रही थी। उसे लग रहा था उसका प्लान कामयाब हो गया है, इसीलिए वह और भी ज़्यादा बीमार होने की एक्टिंग करने लगी। लेकिन आर्यन की बात सुनकर उसकी हंसी 2 मिनट में ही गायब हो गई और चेहरा सन से लाल हो गया। आर्यन कृतिका को छींटते हुए, बाई, जो तुम बोल रही हो ना, वो सब तो प्रेगनेंसी के सिस्टम्स है, लेकिन अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं है, तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? इसीलिए अपनी बहानेबाजी बंद करो और चुपचाप से रेडी हो जाओ, वार्निंग देते हुए। और अगर तुम 5 मिनट के अंदर रेडी नहीं हुई तो मैं खुद आकर तुम्हें अपने हाथों से रेडी करूँगा, समझी? अब जाकर रेडी हो जाओ। कृतिका आर्यन को कोसते हुए, तुम बहुत बुरे हो, आई हेट यू, आई हेट यू। आर्यन मुस्कुराते हुए, बट आई रियली लव यू। जिस पर कृतिका गुस्से से फ़ोन कट करके बेड पर फेंक देती है और आर्यन को जी भर के कोसने लगती है। कृतिका, सच में आर्यन गोइंका एक नंबर का खड़ूस अकड़ू और सड़ू है। पता नहीं मॉम ने क्या खाया था जब ये पैदा हुआ था। इसका दिमाग तो चाचा चौधरी से भी ज़्यादा तेज चलता है, और अगर मैंने कोई केस जीत भी लिया तो आ जाएगा अपनी नाक घुसाने। अब क्या करूं, प्लान तो फेल हो गया। तभी उसकी नज़र गेट पर खड़े आर्यन पर गई, जो गेट से टिक कर खड़ा था और मुस्कुराते हुए कृतिका को देख रहा था। आर्यन को देख कृतिका के प्राण जैसे सूख ही गए थे। वह अभी जो भी वह इतनी बकड़ बकड़ कर रही थी, अचानक से चुप हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह में किसी ने टेप लगा दिया हो। कृतिका मन में खुद को कोसते हुए एक बार बोलने से पहले चेक तो कर लेती, लेकिन नहीं, तुझे तो बोलना है, अब भुगत। सोच सोच कर उसका चेहरा ही मुरझा गया। तभी उसे अपने पेट पर किसी के ठंडे हाथ महसूस हुई है। देखकर तो उसकी जान ही अटकी हुई है। अपनी स्माइल को गटकते हुए बोली, कृतिका आर्यन तुम आ गए। आर्यन कृतिका के कंधे पर अपना सर रखते हुए मुस्कुराकर बोलता है, मेरी मॉम ने ना, जब मैं उसके पेट में था तो उनकी हेल्दी चीज़ें खाई थी। मैंने तो सोच लिया तुम प्रेग्नेंट होगी तो मैं तुम्हें भी वही खिलाऊंगा जो मेरी मॉम ने खाई थी, ताकि मेरा बेबी बिल्कुल मुझ पर जाए। छोटा आर्यन गोइंका। आर्यन की बात सुनकर कृतिका मन में सोचती है, इसने तो सब कुछ सोच लिया। आर्यन का मन में भी बहुत मजा आ रहा था कृतिका को परेशान करके। तभी आर्यन कृतिका को पलटता है और अपनी आंखें छोटी करते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें रेडी होने के लिए कहा था। कृतिका को परेशान करते हुए, मुझे लगता है तुम्हें मेरे हाथों से रेडी होना है। कृतिका जल्दी से आर्यन को खुद से दूर करते हुए बोलती है, कृतिका बिल्कुल नहीं, मैं तो रेडी होने ही जा रही थी, लेकिन फिर भी मुझे याद आया मेरे पास तो एक अच्छी सी साड़ी नहीं है, बस इसीलिए बोलकर अपना चेहरा लटका लेती है ताकि आर्यन अब उसे ले जाए ना। लेकिन वह नहीं जानती थी कि आर्यन ने पहले से ही पता था उसकी बीवी ऐसा कुछ नहीं करेगी, इसलिए उसने पहले से ही फुल तैयारी कर रखी थी। कृतिका की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराते हुए कृतिका के सामने एक वाइट कलर का पैकेट करता है। कृतिका चौंक कर उस पैकेट को देखती है। आर्यन मुस्कुराते हुए कृतिका को वो पैकेट पकड़ाता है। कृतिका पैकेट को खोलकर देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसमें एक रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस थी। कृतिका जल्दी से उस ड्रेस को बेड पर रखकर जल्दी से आर्यन से बोलती, मुझे याद आया मेरे पास एक साड़ी है, मैं रेडी होकर आती हूँ। बोलकर उसने कवर से जो पहले साड़ी मिली थी उसे लेकर वॉशरूम में भाग गई और गेट अंदर से लॉक कर लिया। आर्यन उसकी बच्चों वाली हरकतें देखकर हंस दिया। वो भी रेडी होने लगा। उसने वाइट कलर की शर्ट विथ वाइट पैंट पहनी हुई थी और शर्ट की स्लीव कोहनी तक फोल्ड की थी और सीने में दो बटन खुले थे, जिसमें वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। आर्यन ने अपना फ़ोन निकाल कर कॉल पिक की। फ़ोन की दूसरी तरफ से जॉन की आवाज़ आई। जॉन, बॉस सिंह कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, जैसा आपने कहा था। आर्यन के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। तभी उसकी नज़र कृतिका पर गई, जिसने लाइट ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी। गले में छोटा सा मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, कानों में लॉन्ग ईयर और हाथों में चूड़ियाँ, होठों पर रेड लिपस्टिक। कुल मिलाकर वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। और हमारा हीरो अपनी हीरोइन को देखने में इतना बिजी हो गया कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो फ़ोन पर बात कर रहा है। जॉन की आवाज़ सुनकर वो अपने सेंस में वापस आया और तुरंत उसने कॉल को कट कर दी। जब कृतिका की नज़र आर्यन पर गई तो वो भी उसे देखती रह गई। अब हमारा हीरो है ही इतना ज़्यादा हैंडसम। आर्यन
कृतिका के पास आकर मुस्कुराते हुए बोलता है, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। कृतिका बस हल्का मुस्कुरा देती है। आर्यन कृतिका का हाथ पकड़ता है। उसके छूने से ही उसकी बॉडी में एक करंट दर्द दौड़ गया था। आर्यन कृतिका का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले जाने लगा। नीचे सुरेखा और मनीष और मानसी थे। आर्यन कृतिका सबको बाय बोलकर गाड़ी में बैठकर अपने फार्म हाउस की तरफ चल दी। वहीं सिंह फैमिली में रोना धोना चल रहा था, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी नताशा अभी तक घर नहीं लौटी थी और उन्होंने उसकी फ्रेंड सबसे पूछा, लेकिन उसकी कहीं भी कोई भी अता पता ही नहीं चल रहा था। सब यही कह रहे थे उन्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। नताशा की मॉम शिल्पा सिंह और डैड राजीव सिंह बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे थे नताशा को ढूंढने का, लेकिन हर तरफ से उन्हें निराशा ही मिल रही थी। यहाँ तक कि उन्होंने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर कर दिया था, लेकिन उन्होंने उनकी कोई भी मदद करने से साफ मना कर दिया था। और दूसरी तरफ अभी उन्हें अपनी कंपनी और अपनी फैक्ट्रियों की बर्बाद होने के बारे में पता चला। एक दिन में ही उनका सब कुछ बर्बाद हो गया था और उनकी बेटी का भी कोई अता पता नहीं चल रहा था। उन दोनों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आखिर एक दिन में ऐसा क्या हुआ और जो उनकी ये हालत होगी। और उन्होंने जिस प्रोजेक्ट पर रुपए लगाए थे और वह प्रोजेक्ट भी डूब गया। इन्वेस्टर जिन्होंने अपने पैसे लगाए थे वह अपने पैसे वापस मांग रहे थे। सिंह फैमिली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दोनों हॉल में अपने माथे पर हाथ रखे बैठे थे। तभी उनकी नज़र डोर से आती हुई एक लड़की पर गई, जो कि कोई और नहीं उनकी बेटी नताशा थी, जिसकी बहुत बुरी हालत थी। उसका पूरा चेहरा सूजा हुआ था और कपड़े भी फटे हुए थे। कोई भी उसे इस हालत में देखता तो उसे समझने में देर नहीं लगती कि क्या हुआ है। नताशा शिल्पा के पास आकर उनके गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अपनी बेटी की ये हाल देखकर वो दोनों ही हैरान थे। उन दोनों का एक दिल बैठ जाता है। शिल्पा नताशा के सर को सहलाते हुए, शिल्पा क्या हुआ मेरी बेबी को, और तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है ना हम कितने परेशान हो गए थे। नताशा रोती, मॉम वो आर्यन गोई का बोलती ही है। तभी राजीव जी खींच कर उसके एक थप्पड़ मारते हैं। नताशा शिल्पा जी से हैरानी से राजीव को देखती है। राजीव, अब कौन सा कांड किया है तूने? सच सच बता। तुझे पता है तेरी वजह से आज हमारा सारा बिजनेस मिट्टी में मिल गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया, हम लुट गए। नताशा के कंधों को पकड़ते हुए, हमने इतने नाजों से पाला और तूने हमें ये दिन दिखाया। तूने जो भी किया उसके लिए तू सुबह सुबह आर्यन गोयका से जाकर माफ़ी मांगी। राजीव की बात सुनकर नताशा और शिल्पा जी शॉक रह गए। शिल्पा, क्या बोल रहे हैं आप? जिस बेटी ने कभी हमसे कभी सॉरी नहीं बोला है वह माफ़ी मांगेगी कभी नहीं। राजीव जी गुस्से से शिल्पा को घूरते हुए बोलते हैं, तुम भी समझ जाओ और अपनी नालायक बेटी को भी समझा दो। अगर आज यही थप्पड़ पहले मारा होता तो हमारी बेटी इतनी बदतमीज नहीं होती। बोलकर गुस्से में अपने रूम में चले गए। नताशा रोते हुए, मॉम डैड मुझसे ऐसे क्यों बात कर सकते, मैं उनकी बेटी हूँ। सिर्फ नताशा को समझाते हुए, बेबी रोते नहीं है, जाओ जाकर अपने रूम में फ्रेश हो जाओ, मैं अपनी बेबी का पूरा फेवरेट खाना बनाती हूँ। नताशा गुस्से में, नो मॉम मुझे भूख नहीं। अपनी गाल पर अपना हाथ रखते हुए गुस्से से, मैं जब तक मैं उन दोनों को अलग नहीं कर दूंगी मैं चैन से नहीं बैठूंगी। बोलकर गुस्से में अपने रूम में चली गई। वहीं शिल्पा जी उसे आवाज़ देती रह गई, लेकिन उसने नहीं सुना। खुराना बिला अमन डाइनिंग टेबल पर बैठा खाना खा रहा था। वहीं साइड में रानी खड़ी थी। अमन खाना खाकर रानी से बोलता है, अमन मेरी प्यारी बेबी का खाना खिला दो, उसे भूख लगी होगी। रानी कुछ नहीं कहती और चुपचाप प्लेट निकाल कर बानी के लिए खाना लगा देती है। अमन मुस्कुराते हुए खाने की प्लेट लेकर स्टोर रूम की तरफ जाने लगता है। उसके पानी के बाद रानी खुद से 5 मिनट में दवाई अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। तब तक मैं चाबी ढूंढने की कोशिश करती हूँ, सोचकर सीढ़ियों के ऊपर जाने लगी। उसने अमन के रूम हर जगह चाबी को ढूंढा, लेकिन उसे चाबी कहीं भी नहीं मिली। वहीं अमन खाना की ताली लेकर स्टोर रूम में आया तो देखकर वानी चुपचाप एक टक उस ऊपर की सीलिंग को देख रही थी। अमन उसे देखकर मुस्कुराता है और खाने की प्लेट बेड के पास ले जाकर आराम से बेड पर बैठ गया। उसे बैठा देखकर पानी में कोई रिएक्ट नहीं किया, वो चुपचाप बैठी रही। अमन उसके हाथों में पड़ी बेड़ियों को देखते हुए मुस्कुराता है और खाने का एक बाइट लेकर उसकी तरफ बढ़ाता है। पानी चुपचाप उसके हाथ से खाना ले लेती है और पूरा खाना खिलाने के बाद अमन खाने के प्लेट को टेबल पर रखकर बानी को पानी पिलाता है और फिर बानी को बेड पर धक्का दे दिया। बानी बेड पर गिर गई और वह उसके ऊपर आ गया, लेकिन वो पानी के साथ कुछ भी कर जा पाता उससे पहले ही उसने अपने सर को पकड़ लिया। उसे चक्कर जैसा कुछ महसूस हुआ। अगले पर वह बेड के नीचे
गिर गया। पानी उसे बेहोश देखकर उठकर बैठ गई। तभी रानी स्टोर रूम में आकर परेशान होती हुई बोली, मैडम, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी लेकिन कहीं भी चाबी नहीं मिली। रानी की बात सुनकर पानी परेशान हो गई और उसने नम आंखों से कहा, वही आर्यन की गाड़ी में फार्म हाउस के बाहर आकर रुकी। नैन्सी ने जल्दी जल्दी से आकर आर्यन के लिए दरवाज़ा खोला। आर्यन स्टाइल में गाड़ी से उतरा और कृतिका के साइड का द्वार खोला। कृतिका गाड़ी में बाहर निकली। आर्यन ने कृतिका के हाथ को पकड़ा और उसे फार्म हाउस के अंदर ले जाने लगा। अंदर बहुत सारी मेड खड़ी थी। इन दोनों को देखकर मेड अपना सिर झुकाती और बाहर जाने लगती हैं क्योंकि आर्यन का ही ये ऑर्डर था। वहीं कृतिका ने हैरानी से देखे जा रही थी। आर्यन एक रूम का डोर ओपन करता है और पूरे रूम में अंधेरा था। आर्यन कृतिका रूम के अंदर जाते और आर्यन लाइट ऑन करता है। लाइट ऑन होते ही कृतिका के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियाँ गिरने लगी। कृतिका पहले तो चौंक गई लेकिन फिर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी उसकी नज़र तर गई तो वो हैरान हो गई। पूरा रूम डेकोरेट था और बेड के ऊपर वाली बॉल पर आई लव यू लिखा था। कृतिका पूरे रूम में देख ही रही थी। तभी उसे अपनी कमर पर किसी के हाथ महसूस हुई। उसकी धड़कनें अचानक से तेज हो गई। आज उसे मौका मिला था इस कैद से आज़ाद होने का, लेकिन वह मौका भी उसके हाथ से चला गया। वह दोनों परेशान यही सोच रही थी। तभी उन दोनों के कानों में किसी के हंसने की आवाज़ पड़ी। उन दोनों ने चौंक कर देखा तो अमन जमीन पर बैठा उन दोनों की बेवकूफ़ी पर जोर जोर से हंस रहा था। यह देखकर उन दोनों के ही जैसे गले का पानी सूखने लगा था। वह दोनों ही हैरान हो गई और उनकी जान हलक में अटक गई थी। अमन हंसते हुए जमीन से उठकर उन दोनों को देखता है। उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ गया था। वहीं पानी को रानी के बारे में सोचकर बहुत बुरा लगा था। आज उसकी वजह से रानी फंस गई। अब पता नहीं अमन उसके और उसकी फैमिली के साथ क्या करेगा, क्योंकि उस हैवान अमन का कोई भरोसा नहीं था। अमन गुस्से से अपने दांत पीसते हुए पानी और रानी से, तुम दोनों को क्या लगा तुम लोग प्लान बनाओगी और मुझे पता नहीं चलेगा? अरे जब तुम दोनों ने अपना प्लान बनाया था तभी मुझे पता चल गया था, लेकिन मैं भी देखना चाहता था आखिर तुम दोनों करते क्या हो। बोलकर रानी को देखता है जो अपना सर झुकाए खड़ी थी। अमन हंसते हुए रानी के पास आकर, तुम जैसी बेवकूफ़ मैंने आज तक नहीं देखी, बोलकर वानी को देखता है कि जिसकी आंखों में आंसू निकल रहे थे। अमन मुस्कुराते हुए रानी से, तुम इसे बचाना चाहती हो, मेरी बीबी को? सब कुछ जानते हुए जब इसकी माँ बाप ने आज तक इसका हाल नहीं पूछा, न कभी इससे मिलने आते हैं, तो तुम क्यों मदर टेरेसा बन रही हो? इसकी दोस्त ने इसकी मदद करने की कोशिश की और मुझे जेल भेज दिया। क्या हुआ, कुछ दिनों में ही मैं छूट आया। आखिर इतने बड़े बिजनेसमैन का इकलौता बेटा जो हूँ, और अब तो सोच मैं तेरा क्या हाल करूँगा। बोलकर गुस्से में रानी को घूरता है। बानी जल्दी से उठकर अमन के पास आकर उसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगते हुए, प्लीज़ अमन, इन्हें कुछ मत करना, गलती मेरी है, मैंने इनसे मदद के लिए कहा था, इनकी कोई गलती नहीं, प्लीज़ इन्हें कुछ भी मत करना। कहते हुए वो रोने लगी। पहले तो अमन उसकी हालत पर हंसने लगा और अचानक गुस्से से उसके बालों को पकड़कर ज़बरदस्ती उसे उठाया और जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दिया। वानी लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गई और उसके मुंह से खून भी निकलने लगा। वो पहले से ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। वहीं वानी की ऐसी हालत देखकर रानी कुछ भी नहीं कर पा रही थी सिवाय आंसू बहाने के। तभी अमन हंसते हुए अपनी पॉकेट से चाबी निकालकर उन दोनों को दिखाते हुए बोलता है, चाबी चाहिए थी ना तुम दोनों को, ये लो, बोलकर अपने हाथ में चाबी घुमाने लगता है। तभी रानी जो रो रही थी अचानक ही उसकी नज़र बाहर रखे बॉस पर गई। अमन जो हंस रहा था अचानक से ही उसने अपने सर पर हाथ रख लिया और लड़खड़ा कर जमीन के मुंह पर बल गिरा। वानी ने हैरानी से रानी को देखा जिसके हाथ में बांस था। रानी ने जल्दी से उस बांस को जमीन पर फेंक दिया और अमन पर के साथ गिरी चाबी को उठाकर बानी के पास जाकर उसकी बेड़ियों को खोलने लगी। कुछ ही मिनट बाद बानी बेड़ियों से आज़ाद हो गई। रानी, ये राक्षस उठ जाए इससे पहले तुम यहाँ से भाग जाओ। बानी रोती हुई, लेकिन आप रानी, तू मेरी चिंता मत कर, बस तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। रानी की बात सुनकर बानी आंखों में आंसू आ गए। वो रानी के गले लग गई। रानी की भी आंखें नम हो गई। आंटी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। रानी पानी के आंसू पोंछते हुए, एक माँ अपने बच्चों पर कभी एहसान नहीं करती। मैंने तुम्हें सिर्फ बेटी बहू बोला ही नहीं, माना भी है। अब जा, जल्दी से भाग जा और ये ले कुछ रुपए, ट्रेन पर बैठकर यहाँ से दूर चली जा। बोलकर अपनी साड़ी के पल्लू में जो उसने अपने रुपए बांधे हुए थे
खोलकर बानी के हाथ में दिए। बानी की आंखें झलक आईं। इतना प्यार तो उसे उसकी माँ ने भी नहीं किया था, जिसने उसे जन्म दिया था। बानी एक बार फिर उनके गले लग गई और कुछ मिनट बाद उस कैद से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो गई। वही रानी भी रूम से निकल गई और अपने रूम को बाहर से लॉक कर दिया ताकि अमन बाहर ना निकल पाए। कृतिका पूरे रूम को देख ही रही थी। पूरा रूम बहुत अच्छे से सजा था। तभी उसे अपने चेहरे पर किसी की नर्म सांसें महसूस हुई। कृतिका की धड़कनें अचानक से ही बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ने लगी। आर्यन ने कृतिका को पलटा और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आई लव यू कृतिका। कृतिका ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन आर्यन ने कृतिका के होठों पर अपनी उंगली रख दी और कहा, आज कुछ नहीं बोलकर उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगा। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया। उसके हाथ जहाँ अभी कृतिका के चेहरे पर थे, उसकी पतली कमर पर थे। कृतिका उसे रोकना चाहती थी, लेकिन चाह कर भी उसे रोक नहीं पा रही थी। ऐसी क्या चीज़ थी जो उसे आर्यन को रोकने से रोक रही थी, लेकिन वह फिर भी उसे रोक नहीं पा रही थी। आज फिर तुम पे प्यार आया, बेहद और बेशुमार आया। होठों पर किस करने के बाद आर्यन ने कृतिका को पलट दिया और उसकी पीठ और कंधे पर किस करने लगा। वहीं कृतिका खुद में ही सिमटी जा रही थी। टूटे तो टूटे तेरी बाहों में ऐसे, जैसे शाखों से पत्ते बेहया, बिखरे तुझी से और सिमटे तुझी में। तू ही है मेरा, सब ले गया, फिक्र ना शर्म ना लिहाज एक बार आया। आर्यन ने कृतिका को अपनी गोद में उठाकर बेड की तरफ ले जाने लगा। वहीं कृतिका ने गिरने के डर से अपनी बाहें आर्यन के गले में डाल दी, जिसे देखकर आर्यन मुस्कुरा दिया। फिर जर्रे जर्रे में दीदार आया है, फिर जर्रे जर्रे में दीदार आया है, बेहद और बेशुमार। आर्यन ने कृतिका को आहिस्ता से बेड पर लिटाया और उसके ऊपर आ गया। कृतिका ने कसकर बेडशीट को पकड़ लिया और उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। आर्यन कृतिका के माथे पर किस करके उससे दूर हुआ और अपनी शर्ट को उतारने लगा। उसकी अट्रैक्टिव बॉडी अब कृतिका को नजरों के सामने थी। उसने अपनी शर्ट उतार कर कांच पर फेंक दी और कमरे की लाइट ऑफ कर दी। आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। आर्यन कृतिका के ऊपर आ गए। कुछ ही घंटों बाद कृतिका के कपड़े जमीन पर पड़े हुए थे और दोनों ही अपनी प्यार की गहराइयों में डूबते जा रहे थे। वहीं बानी बिना रोके सड़क पर चली जा रही थी। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, इक्का दुक्का ही गाड़ियां ही चल रही हुई थी। पूरी सड़क पर अंधेरा छाई हुई था। बानी को डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी वो चली जा रही थी। तभी रोड के किनारे बैठे शराबियों की नज़र बानी पर गई। वह भी उनके पीछे पीछे अमा आने लगी। यह देखकर बानी और भी ज़्यादा डर गई और अपनी ताकत लगाकर भागने लगी। उसे भागता हुआ देखकर वो शराबी भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। बानी भागते हुए सामने किसी से टकरा गई। आज का चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इस चैप्टर को समझाने के लिए पिछला चैप्टर जरूर पढ़ें। अगली सुबह बानी की जब आंखें खुली तो उसने खुद को एक अनजान जगह पर पाया। बानी जल्दी से बैठ गई और इधर उधर देखने लगी तो एक रूम में थी और वह रूम काफ़ी बड़ा और खूबसूरत था। बानी ने अपने कपड़ों को पर ध्यान दिया तो वह चौंक गई और उसके कपड़ों में बदले हुए थे। उसने बेबी पिंक कलर की खूबसूरत सी फ्रॉक पहनी हुई थी। बानी हैरानी से सब कुछ देख रही थी। तभी उसके रूम का दरवाज़ा खुला। डर से दरवाजे की तरफ देखने लगी। तभी रूम का दरवाज़ा खोलकर एक लड़का वाइट कलर की शर्ट और ब्लू जीन्स, गोरा हैंडसम चेहरा, वो अपने हाथों में ट्रे पकड़े अंदर आया। बानी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गई है। कोई और नहीं बल्कि अक्षर था। अक्षर अंदर आया और बानी को देखा, जो डर और हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। बानी ने डरते हुए अक्षर से पूछा, आप कौन और मैं यहाँ कैसे आई? बानी की बात सुनकर अक्षर बेड पर बैठ गया तो बानी डर से पीछे खिसकने लगी।
मिस ब्यूटी रिलैक्स, में कुछ नहीं कर रहा, ओके। तुम काफ़ी वीक हो, इसीलिए पहले तुम ये हेल्थी सूप पियो, बोलकर उसने अपने बाउल में चम्मच में सूप लेकर बानी के मुंह की तरफ बढ़ा दिया। लेकिन बानी ने अपना मुंह नहीं खोला। वो अभी भी काफ़ी डरी सहमी हुई थी। अक्षत को उसकी हालत देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। पहले तो वह उसे हर जगह पागलों की तरह ढूंढ रहा था, और जब कल वह उसे मिली भी तो ऐसी हालत में वह बता नहीं सकता था उसे बानी की इस हालत पर इन लोगों पर कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जिन्होंने उसकी ये हालत की थी। अक्षत ने गहरी सांस ली और सूप का बाउल नाइट स्टैंड पर रख दिया और बानी से बोला, कल रात जब मैं अपने घर जा रहा था तो तुम मुझे रास्ते में मिली और तुरंत ही बेहोश हो गए, इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया और तुम्हारे पीछे कुछ गुंडे भी पड़े हुए थे। फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे कपड़े चेंज नहीं किए, आंटी ने किए हैं, ओके। अब तुम आराम से सो पियो। डॉक्टर ने बताया तुम काफ़ी वीक हो। और तुम्हारे साथ कहते हुए वो एकदम से खामोश हो गया। जब कल रात डॉक्टर ने उसे पानी की कंडीशन के बारे में बताया था तो वह उसके बारे में सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उससे ज़्यादा उसे उन लोगों पर गुस्सा आ रहा था जिसने उसके साथ ये सब किया था। अक्षत ने पानी को देखा जिसकी आंखों में आंसू थे। यह देखकर अक्षत बेचैन हो गया और आगे बढ़कर पानी के आंसू पोंछ दिए। अक्षत, डोंट क्राई मिस ब्यूटी। वानी ने हैरानी से अक्षत को देखा और पीछे खिसकने लगी। अक्षत को काफ़ी बुरा लगा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह समझ सकता था बानी की कंडीशन को। इसीलिए अक्षत ने कुछ नहीं कहा और खुद ही पीछे खिसक गया ताकि बानी को अनकंफर्टेबल फील ना हो। अक्षत, मिस ब्यूटी। बानी ने हैरानी से सूप पीकर मेडिसिन खा लो, तुम जल्दी से पहले की तरह हो जाओ। फिर उसके जले हुए हाथ को देखा जैसे ऊपर पट्टी बंधी हुई थी। मैड ने जब बानी के कपड़े चेंज किए थे तो उसने अक्षत को बताया था कि बानी की पूरी बॉडी पर जख्म थे, वो कहीं मारने के निशान। उसका मन कर रहा था एक बार बानी उस इंसान का उसे नाम बता दे जिसने उसके साथ ही इतना बुरा किया था, वो उसे जान से मार देगा। लेकिन बानी थी जो कुछ बोल ही नहीं रही थी, वो बस से झुका चुपचाप बैठी थी। तभी बानी ने अपना सर उठाकर अक्षत को देखा और धीरे से बोली, थैंक यू मुझे बचाने के लिए, और आपने जो भी मेरी मदद की, थैंक यू सो मच। बानी का उसका यू थैंक यू बोलना अच्छा नहीं लगा, फिर भी वह हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, इट्स ओके मिस ब्यूटी, आपको कहीं पेन तो नहीं हो रहा। बानी ने धीरे से अपना सिर नाम में हिला दिया। अक्षत आगे बोला, अक्षत मुझे अभी घर जाना होगा, तब तक तुम यहीं रहो। तुम्हारी सॉरी जरूरत का सामान इस रूम में है और तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मांग लेना। मैं कुछ देर इसमें वापस आ जाऊँगा, और अगर तुम्हें किसी को कॉल करनी हो तो नाइस स्टैंड पर फ़ोन रखा है, तुम कॉल कर लेना, और भूख लगे तो आंटी को बोल देना या फिर मेड को, ओके। अब मैं चलता हूँ बोलकर बेड से उठकर रूम से चला गया। उसके जाने के बाद बानी ने बाहर में रखे सूप को देखा। तभी उस रूम में 32 साल की बूढ़ी औरत जिसने लाइट पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी वो उसके रूम में आई और बड़े प्यार से बोली, औरत मैं आपकी मदद कर दूं। बानी ने अपना सिर उठाकर उस औरत को देखा और धीरे से हाँ में अपना सिर हिला दिया। औरत बेड पर बैठ गई और उसने अपने हाथों से बाउल लेकर स्पून से बानी को सूप पिलाने लगी और बानी भी चुपचाप सूप पीने लगी। वहीं दरवाजे के बाहर खड़ा अक्षत उसे पीते हुए देख रहा था। उसे देखते हुए अक्षत ने खुद से कहा, जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया है उसे तो मैं नर्क के दर्शन न करा दिए तो मेरे नाम में अक्षत गोइंका नहीं है। बस मुझे एक बार पता चल जाए कि ये सब किसने किया है, फिर मैं उसे सजा तो देकर रहूँगा। उसे अगर खून के आंसू ना रुलाया तो मेरा नाम आर्यन गोइंका नहीं। और तुम्हारी ये हालत देखकर मेरा प्यार कम नहीं बल्कि और ज़्यादा बढ़ गया है। अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें खुद से कभी भी दूर नहीं जाने दूंगा। बहुत तड़पा हूँ मैं तुम्हारे लिए, लेकिन अब नहीं मिस ब्यूटी। बोलकर अक्षत वहाँ से चला गया और अपने बानी को सूप पिलाकर उसे मेडिसिन खिला दी और उसे आराम से बेड पर लिटाकर अपने रूम के बाहर चली गई। कुछ ही देर बाद बानी गहरी नींद में सो गई। वहीं फार्म हाउस में आर्यन कृतिका अभी भी सो रहे थे। धीरे धीरे आर्यन ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों के सामने कृतिका का मासूम चेहरा आया जिसके चेहरे पर थकावट साफ दिख रही थी और वो गहरी नींद में सो रही थी। आर्यन कृतिका के फोरहेड पर किस करके बेड पर बैठ गया और अपने कपड़े पहनकर रूम से बाहर चला गया। कुछ घंटे बाद रूम का डोर खोलकर कोई रूम में आया तो आर्यन के हाथों में एक ट्रे थी। उसने उसे नाइस स्टैंड पर रखी और कृतिका को उठाने लगा। वाइफी सुबह हो गई, उठ जाओ। लेकिन मजाल है जो कृतिका उठ जाए। वो धीरे से कुनमुनाई और वापस से सो गई। यह देखकर आर्यन मुस्कुरा दिया और बेड पर बैठकर अपनी कॉफ़ी पीने लगा। वो जान गया उसकी क्यूट वाइफी अभी नहीं उठी। कुछ देर बाद उसने अपनी कॉफ़ी ख़त्म की और रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं कृतिका अभी भी गहरी नींद में सो रही थी।
सॉरी, चिड़ियों की आवाज़ की वजह से थोड़ा सा वो बदल गया, लेकिन इसके लिए माफ़ कर देना। और बेइंतहा दूसरे चैनल पे आएगी, जिसका लिंक मैं इस स्टोरी की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक यू सो मच। ओके।